Let's start with a very important and a conceptual chapter. Chapter name is कैपिटल एंड रेवेन्यू. ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा, ये कैपिटल और रेवेन्यू का जो ये डिफरेंशिएशन है, मतलब क्यों हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, पहले ये समझिएगा. कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को आपस में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारे रेवेन्यू आइटम्स होते हैं वो हमारे पीएल में जाते हैं. किस में जाते हैं? हमारे. मगर जो कैपिटल आइटम्स होते हैं हमारे, वो हमारे बैलेंस शीट में इफेक्ट करते हैं. जैसे अगर मैं कहूं कि हमारा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब वो हमारे पीएल के डेबिट साइड में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा. मगर कोई हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैसा एक्सपेंडिचर है, वो पता है कहां पर जाएगा, वो हमारे बैलेंस शीट में जाएगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि आपने कोई नया एसेट खरीदा है, राइट. तो इसीलिए कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. जैसे रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, वो भी आपके पीएल के क्रेडिट में जाएगा, मगर कैपिटल रिसिप्ट हुआ तो फिर वो आपका एसेट में से घट जाएगा, एसेट में से हट जाएगा, राइट. तो आपका अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमको कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं और मैं इन्हें डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाना चाहूंगा, डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर होता है? रेवेन्यू का मतलब भी अपने आप में होता है रिकरिंग. रेवेन्यू का क्या मतलब होता है आपस अपने में? रिकरिंग. तो समथिंग विच इज रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग का मतलब क्या हुआ? जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए किया जाए, उसको क्या कहा जाएगा? रेवेन्यू. मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? इट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन. क्या करने के लिए? कोई नया एसेट एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, या इरेक्ट करने के लिए. इरेक्ट मतलब बनवाने के लिए. क्या चीज, क्या बनवाने के लिए? फिक्स्ड एसेट्स. क्या बनवाने के लिए? जैसे मैंने एसी खरीदा. अब क्या एसी में हर बार, हर रोज, हर साल खरीदता हूँ? नहीं, कभी कभार खरीद लिया, राइट. तो एसी कैसा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. मगर लेट्स से एसी का मेंटेनेंस हो गया, एसी का रिपेयर हो गया, क्या ये हम हर साल करवाते हैं? यस. हाँ, हर साल. दीदी बोल रहे नो, तुम ऐसे नहीं होता है. हाँ ऐसे, हाँ होता है. ठीक है, एसी का मेंटेनेंस हर साल होता है. इनफैक्ट हर 3-3 महीने पर हम लोग एसी का मेंटेनेंस करते हैं, राइट. तो ये खर्चा कैसा हो गया हमारा? ये खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर का हो गया, राइट. अच्छा, आगे आते हैं. पर्पस समझ में, अर्निंग कैपेसिटी. कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं. क्या करते हैं वो लोग? मेंटेन. मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा. मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करेगा? मेंटेन करता है, मेंटेन रखता है. जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, अपनी कोचिंग है. कोचिंग में लेट्स से ये पेंट कराया, भाई काफ़ी टाइम हो गया, हमने पेंट करा दिया. हर साल भर पर कुछ ना कुछ सफाई कराते रहते, पेंट करा दिया. क्या ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है? क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है. क्या कर रहा है ये? तो इसलिए खर्चा कैसा कहलाएगा? अब सपोज करो मेरी कोचिंग में मैंने क्या किया कि एक पार्टीशन बनवा दिया या कुछ ऐसा करवा दिया जिससे इस कमरे में 40 बच्चों की जगह पर 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं. लेट्स से पीछे तरफ में अपनी एक वॉल है और उसके पीछे भी एक वॉल है. पीछे तरफ में एक्चुअली है क्या, इट इज़ लाइक आप कह सकते हो छोटी सी एक बालकनी टाइप की या एक स्पेस टाइप का निकाला हुआ है, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ कबाड़ टाइप का रखते हैं, क्योंकि वो एरिया इस मेन एरिया से सेपरेटेड है. हमने ये वॉल तोड़ दिया और पीछे वाली वॉल तो है ही है, तो उससे काम हो जाएगा हमारा. तो क्या अगर इस कमरे में अभी 40 स्टूडेंट्स बैठते तो क्या उस वॉल को हटा देने के बाद में क्या 60 स्टूडेंट्स बैठना स्टार्ट कर देंगे? तो वो खर्चा कैसा खर्चा होगा? क्यों? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई. मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक और एग्जांपल सुनना, बहुत बढ़िया. मेरी बाइक ख़राब चल रही थी, मैंने बाइक को सर्विस करा लिया. कैसा खर्चा? उसको मेंटेन करने के लिए, राइट. बट मैंने अपनी बाइक में कुछ ऐसा इंजन फिट करवा दिया, इंजन में कुछ नया कुछ मैकेनिज्म लगवा दिया जिससे उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई, या जिससे वो 100 की जगह पर उसकी मैक्सिमम स्पीड बढ़ करके 125 हो गई. यार आप तो उड़ाएंगे, तो बाइक उड़ाएंगे, कैसा होगा?
कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है कि नहीं? खैर पता नहीं आप लोगों को बताना ठीक है कि नहीं, मैंने अपने टाइम पर, मेरे पास बहुत एक पुरानी स्प्लेंडर है, अपनी स्प्लेंडर से उस समय की 100 की स्पीड तो बनारस के अंदर में छुआ था। तो बाबू सिर्फ, मगर खैर वो गलत बात है, गलत चीज़ों के लिए मोटिवेट नहीं करना है। खैर आगे आते हैं, पीरियड। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें क्या होता है? सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर में मिल जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमें बेनिफिट मिल जाता है, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आप इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या फॉलो करते हैं? तो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये फॉलो करते हैं कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस की तरीके से ट्रीट करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे ट्रीट करते हैं? एक्सपेंस मान करके ट्रीट करते हैं। आप एज एन एक्सपेंस उनको डेबिट करते हैं, राइट? अपने पीएल में डेबिट करते हैं, राइट? बट आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट, एक्सपेंस नहीं मानते, उसको एसेट मानते हैं। और उसको कहाँ पर आप दिखाते हैं? बैलेंस शीट। कहाँ पर दिखाते हैं उसको आप? बैलेंस शीट। फिर नेचर ऑफ अकाउंट्स, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके जो भी होते हैं, जैसे मैंने एसी खरीदा, मैंने लैपटॉप, टीवी, ये सब खरीदा, ये सब क्या है? एक रियल अकाउंट है। कैसे अकाउंट से? रियल अकाउंट मतलब क्या? अकाउंट ऑफ ऑल द एसेट्स, ऑल द नॉन लिविंग एसेट्स आर व्हाट? रियल अकाउंट्स। बट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, राइट? प्रेजेंटेशंस में अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये आपका बैलेंस शीट में आता है, ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, 1-2 पॉइंट और थे जो कि हम लोग इसमें कवर अप कर सकते थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि एसेट को, मतलब ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली दिस इज एन एक्स्ट्रा ज्ञान, बट यू मस्ट टेक इट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि आप इनकर करते हो टिल द एसेट इज पुट टू यूज, टिल द एसेट इज, and revenue expenditure is all that expenditure that is incurred after the asset is put to use। मैंने ऐसे ही करता, उसको लगवाया, उसका वो पूरा पाइप फिटिंग वुटिंग करवाया। आपको पता है असेंबल करवाने में भी, इसी को लगवाने में भी, फिट करवाने में भी, उसकी अगर तार अगर प्रॉपर नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ पर तार बहुत ऊपर तक गई है, ये एटलीस्ट 30-40 फीट तक है ऊपर में, और 10 फुट की पाइप ही आती है, तो भैया आपको 30 फुट की पाइप और मंगवानी पड़ेगी। पाइप बहुत महंगी आती है अपने आप में, तो वो सब का सब इंस्टॉल करवाना, काम करवाना, उसमें पैसा लगता है। एसी अगर 30,000 रुपये का है तो उसको इंस्टॉल करवाने में 5,000 रुपये और लग जाता है। तो एसी हम 30,000 रुपये का लिखेंगे या 35,000 रुपये का लिखेंगे? 35। मगर अब एसी को जैसे मैंने कहा कि रेगुलरली हम लोग मेंटेन करवा रहे हैं, जैसे एसी में आप लोगों को पता होगा कि गैस का भी सिस्टम होता है, गैस लीकेज हो गया, ये सब हो गया, ये सब का सब जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं वो कैसा खर्चा है? वो क्योंकि एसेट को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? आई होप सो इतना क्लियर है, आप सभी लोगों को क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इनकी डेफिनेशंस का भी अगर पार्ट पढ़ लें क्या? एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। As such, the amount is spent on the purchase of land and building, plant and machinery and furniture is capital expenditure. Such expenditure yields benefit over a long period and hence is written in assets. फिर expenditure which results in acquisition of fixed assets such as land, so and so, such an asset would be used in the business for a number of years. वो number of years तक काम में आएगा, right? Expenditure in connection with the purchase or erection of fixed assets such as wages paid to workers for erecting machinery, जैसे ये सब बता रहा है क्या? एग्जाम्पल्स कुछ बता रहा है। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद दी परचेज और रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट खरीदने में, इरेक्ट करने में, मतलब उसको लगाने में, जैसे मैंने कहा एसी को लगाने में हमारा खर्चा होता है, बीजेस का खर्चा होता है, और कार्टेज याद है क्या? जैसे एक जगह से दूसरी जगह घोड़ा गाड़ी, पेड ऑन एक्वायरिंग प्लांट मशीनरी, ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड मशीनरी। तो जब तक कोई भी एसेट पुट टू यूज नहीं हो तब तक का खर्चा क्या कहलाएगा? जब तक कोई भी एसेट इस्तेमाल करने लायक नहीं हो तब तक खर्चा क्या कहलाएगा? जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदा और मशीनरी को अगर हम वो कर रहे हैं, मतलब मशीनरी पर हम ट्रायल रन ले रहे हैं, हम उस पर मतलब हमको कोई आ रहा है मशीनरी चलाना सिखा रहा है, ट्रायल ले रहे हैं, तो इस केस में मशीनरी पर जो हमने ट्रायल लिया तो वो ट्रायल लेने का एक्सपेंस हमारा कैसा एक्सपेंस होगा? कैपिटल। कैसा खर्चा होगा? क्योंकि वो आप
मशीन को चलाने के पहले का खर्चा हो गया, यूज़ करने के पहले खर्चा हो गया। वो कैसा खर्चा कहलाएगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे बहुत सारे एसेट्स होते हैं ना जो कि हम लोग ट्रायल पहले लेते हैं, भैया कोई आकर के सिखाते हैं। बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं ना वहाँ पर लोग आते हैं, प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, बहुत से लोग आते हैं और उसके लिए लोगों को हो सकता है एक्स्ट्रा अलग से पेमेंट भी करना पड़े, राइट। तो जो इंजीनियर आ रहा है वो आपको ट्रेन कर रहा है, आपको सिखा रहा है सबके सब चीज़ें, वो अपना जो फीस अलग से चार्ज कर रहा है, वो सब का सब खर्चा किस में जुड़ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जुड़ जाएगा। आई होप सो ये क्लियर है। अच्छा, अब बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो आपने पढ़ लिया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर क्या? एज सच ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे का सारा आप क्या करोगे? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अर्निंग कैपेसिटी में हमारा इंक्रीज नहीं करता है, बट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। सिर्फ वो क्या करता है? हमारे एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में जो खर्चा जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप सो ये क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंस और ये कैपिटल एक्सपेंस फिर से ये बताया है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बताया है जिसको हम लोग कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसमें दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी और एक जस्ट लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रिकरिंग इन नेचर होता है। रिकरिंग मतलब हर साल बार बार होता है। बट जस्ट लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका बेनिफिट आपको मिलता है इन मोर देन 1 ईयर। एक इसका क्लासिकल एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट्स, वो भी बड़े अमाउंट का। लेट्स से कि हम लोगों ने कोई एडवर्टाइजमेंट किया, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कुछ एडवर्ट देख करके हमारे हैं कहीं ना कहीं पर। जो भी स्टूडेंट एक बार जुड़ा, जैसे 11th में जुड़ा, वो 12th करता है, CUET करता है, आगे CA फाउंडेशन करता है, CS करता है, जो भी चीज़ें होगा, नहीं तो फिर बीकॉम में कहीं ना कहीं पर जुड़ा था। मतलब एक स्टूडेंट अगर वो जुड़ता है, आइडियली हमारे 50 से 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो जुड़ते हैं, मतलब 80-90% 11th से 12th करते ही करते हैं। और जो बच्चे आगे जाते हैं, हम कह सकते हैं कि 11th का एक बच्चा कम से कम 50% ऐसे बच्चे होते हैं अपने पास में 3-4 साल कम से कम आगे तक पढ़ते हैं। 1 साल नहीं, कम से कम 3-4 साल आगे तक जुड़ करके पढ़ते हैं। तो अगर सपोज करो मेरा कोई ऐड देख करके ऐसा कोई है जिसको पैम्पलेट मिला, वो देख करके उस कोचिंग के बारे में जानकारी मिला, कोई है ऐसा तुमको? तो तुम बाबू 12वीं करोगे पक्का ना? जाना मत, पीटेंगे तुमको फिर, ठीक है। तो चलो, तो 12वीं करेगा, तो अब ये 11वीं करेगा, 12वीं करेगा, हो सकता है आगे CUT की तैयारी भी यहीं से करे, बीकॉम की तैयारी भी करेगा या जो भी चीज़ें। तो आगे 3-4-5 साल तक ये यहाँ पर रहेगा। तो तुम क्या देख करके आते बेटा? अरे ऐड की बात कर रहे हैं तुम, ऐड, हाँ। अरे एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं मेरे भाई, हमको फीचर्स की बात नहीं कर रहे। कोई कागज, कोई पोस्टर, कोई पैम्पलेट, कहीं पर बैनर, कुछ ऐसा कुछ देखा है? कहाँ पर देखा है? चलिए ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो मतलब अपार्ट फ्रॉम इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर मी सिंस मैनी ऑफ यू आर हेयर फ्रॉम रेफरेंस। मतलब किसी न किसी से आप लोग को कोचिंग के बारे में पता चला। बट हमारे पास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आते हैं, कहीं ना कहीं से उन लोगों ने हमारा एड देखा होता है और फिर उसके बाद में वो लोग कॉल करते हैं। नॉर्मली CUA के स्टूडेंट्स जो है ना बाहर से आते हैं हमारे पास में, तो कहीं ना कहीं पर ऐड हमारा उन तक पहुँचता है। अब वो ऐड अगर देख करके अगर हमारे थ्रू आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक तरीके से क्या है, हमारे लिए एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि वो ऐड तो अपने लोग हर साल करेंगे, एक ही साल करेंगे, हर साल करेंगे।
मगर क्या उसका बेनिफिट हमको 1 ही साल मिला? लंबे समय तक मिला, राइट। तो ऐड हमारे लिए क्या हो गया? एक तरीके से एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सारी बिजनेसेस में होता है कि एडवर्टाइजमेंट इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक और बीच की कैटेगरी आती है, वो क्या कहलाती है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर फॉर व्हिच पेमेंट हैज बीन मेड और लायबिलिटी इनकर्ड बट व्हिच इज कैरिड फॉरवर्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट इट विल बेनिफिट ओवर अ सब्सिक्वेंट पीरियड और पीरियड्स। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा कोई जिसका बेनिफिट हमें लंबे पीरियड तक मिलता रहेगा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द नेचर इन द फर्स्ट इंस्टेंस, राइट। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय नेचर इन दी, मतलब पहले इंस्टेंस में वो क्या लगता है? क्योंकि वो बार बार होगा, बट इट्स मैचिंग विद द रेवेन्यू में बी डिफर्ड कंसिडरिंग द बेनिफिट्स एक्यूर्ड टू बी एक्यूर्ड इन फ्यूचर। आप क्या करते हो? आप ये देखते हो कि उसका जो बेनिफिट है, जैसे मैंने अगर लेट से 5 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट इस समय कर दिया, तो क्या 5 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करने से मुझे क्या 1 साल बेनिफिट होगा? बस काफ़ी समय तक बेनिफिट होगा। तो हम उसके बेनिफिट को सिर्फ एक ही पीरियड में नहीं डाल सकते, उसको ओवर द पीरियड डालते रहेंगे, राइट। जैसे वी आर प्लानिंग इन फ्यूचर टू हैव अ बिग काउंसलिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड अपार्ट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, यस, हम आपसे भी कह सकते हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को आप इनवाइट करो, और हमने एक बड़ा सा एक हॉल वॉल बुक किया शानदार, और वहाँ पर कुछ खाने पीने का भी अरेंजमेंट हुआ, कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ, और वहाँ पर आपको बुला करके काउंसलिंग किया। तो उससे हमको जो बेनिफिट होगा वो कैसा बेनिफिट होगा? एक हर साल कर सकते हैं हम लोग। कोविड के पहले हर साल पहले किया करते थे, एक सेमिनार हम लोग पहले कोविड के पहले हर साल पहले किया करते थे, राइट। मगर उसका बेनिफिट क्या हमको मिलता रहेगा लंबे समय तक? एक बार कोई स्टूडेंट ज्वाइन करेगा तो क्या हमको हमेशा तक बेनिफिट मिलता रहेगा? यस। तो वो खर्चा कैसा खर्चा हो गया हमारा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। कैपिटल रिसिप्ट एंड just like our expenditure we need to also classify receipts। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं? कोई ऐसा रिसिप्ट जो कि आपको हर साल बार बार आता रहे, या जो आपके बिजनेस के ही नेचर का हो, वो रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा? जो आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी से नहीं आता, जो कि कभी कभार आता है। जैसे हमने ये लैपटॉप बेच दिया, ये टीवी बेच दिया, ये एसी बेच दिया, खराब हो गया, तो ये सब एक्सपेंडिचर कैसे कहलाएगा? ये हाँ, ये सेल ऑफ एसेट, ये सब इनकम कैसे कहलाएगा? मतलब ये सब जो पैसा है वो सब कैसे कहलाएगा? वो सब कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट। तो इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन सो एंड सो। आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो आपके पीएल के क्रेडिट साइड में जाता है, मगर जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो कहाँ पर जाता है? बैलेंस शीट में, अदर इंक्रीज इन लायबिलिटी या रिडक्शन इन टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स आर अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। जैसे आपने अपने एसेट्स को सेल कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया। क्या? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स। पैसा जो बिजनेस हर बार बार तो नहीं लगाता रहेगा, कोई भी बिजनेस ओनर एक बार, 2 बार, 5 बार पैसा लगाएगा, बार बार तो नहीं पैसा लगाएगा। पार्टनर्स और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, या मनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ, ये सब का सब कैपिटल रिसिप्ट्स है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जो रिकरिंग नेचर का हो, जैसे मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रिकरिंग नेचर का है। कमीशन एंड फीस रिसीव फॉर सर्विसेज रिलेटेड, रिकरिंग नेचर का, हर बार बार होता रहेगा। और अगला क्या आपका? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, ये भी बार बार है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। Sir, what's the difference between capital expenditure and deferred revenue expenditure? Simple point of difference is कि capital expenditure will not be incurred every year, but deferred revenue expenditure will be incurred every year। हम हर साल ये एसी खरीदेंगे, हर साल ये टीवी खरीदेंगे, ये सब के सर क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। हर साल ये एसी थोड़ी ना खरीदेंगे, तुम लोग भी हाँ में हाँ बोल रहे हो। हर साल नया एसी तो ना लगाएंगे तुम लोगों के लिए, एक बार खरीद के लगा दिए, हो गया काम जो है। अब उसको देख करके कोई आ रहा है तो फिर आता रहे, ठीक है। तो एक बार एसी लगा दिए खरीद करके, हर साल तो नहीं लगाया। मगर एडवर्टाइजमेंट क्या हर साल करेंगे?
तो वो कैसा खर्चा हुआ, वो हुआ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर साल होंगे, बेनिफिट लंबे समय तक होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभार होंगे, राइट। अच्छा, एक और डिफरेंस होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है आमतौर पर एक आ जाता है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर इनका बेनिफिट होता है वो 3 से 5 साल तक में आपको मिल जाता है। कैपिटल का नॉर्मली पीरियड उससे ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का एक मैक्सिमम बेनिफिट बताया, वो कितने साल तक बताया, 5 साल, 3 से 5 साल। अरे कोई बच्चा अभी 11th में भी है, 11th पढ़ेगा, 12th पढ़ेगा, CA का भी 3-4 साल पढ़ेगा, तो भी कितना साल पढ़ेगा, 5-6 साल पढ़ेगा, तो 3-4 मतलब 3 से 5 साल ही तुमको बेनिफिट होगा कि उससे ज़्यादा हमको बेनिफिट हो जाएगा, नहीं ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है इसका बेनिफिट हमें 5 साल से भी ज़्यादा मिलता है, 8 साल, 10 साल, 12 साल ऐसे मिलता है। वो एक्सपेंडिचर हमारे कैसा एक्सपेंडिचर क्लास, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप सो इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलिए, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।